and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. आज इस स्पेसिफिक सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूजीसी नेट पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस, जिससे आपको एक पैटर्न, एक ट्रेंड समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और मोरओवर हमें ये समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनकी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी भी एग्जाम में ज्यादा होती है. So I'll be discussing these questions with you in today's session. Alright. So the very first question is on Constitution, which is a basic question about Article 13. मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको कहा है that fundamental rights से बहुत ज़्यादा questions आते हैं. फंडामेंटल राइट्स के बेयर प्रोविजन से क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड डॉक्ट्रीन से क्वेश्चंस आते हैं, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लैंडमार्क केसेस, उनसे क्वेश्चंस आते हैं. एंड दिस हैज बीन सीन इन द लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स कि आर्टिकल 13 पे एक क्वेश्चन तो आया ही है एज टू द डेफिनेशन ऑफ लॉ. Alright, so the question here is, what is not included in the definition of law under Article 13 of the Indian Constitution? The correct answer here would be option number C, usage having no force of law. This is not a part of Article 13. Usage having a force of law will have a part of Article 13, but this is per se, as given in the option, will not form part of Article 13 at all. Alright, so that's the correct answer here. तो हमें एक बात याद रखनी है कि हमें डेफिनेशन ऑफ लॉ आर्टिकल 13 के अंदर जो गिवन है वो पूरा का पूरा पता होना चाहिए. कस्टम्स लिखा है, ऑर्डिनेंस लिखा है, लेजिस्लेशंस लिखा है, यूसेज लिखा है या नहीं लिखा है तो किस पर्टिकुलर फ्रेज के साथ लिखा है. सो इफ यू आर अवेयर अबाउट ऑल दिस, यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द टर्म मार्शल लॉ? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो मार्शल लॉ की बात करता है? नाउ सी सेक्शन आर्टिकल 34 जो है वो मार्शल लॉ स्पेसिफिकली स्टेट करता है. दिस इज आफ्टर 32. वी यूजुअली स्किप रीडिंग 33, 34 एंड 35, बट दीज आर्टिकल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस एंड यू शुड हैव अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट देम. एटलीस्ट द bare provision should be on your tips for these three articles. We usually skip reading these articles, but it is very important to cover these articles. All right, then असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन. मैंने हमेशा आपको बताया असर्शन और रीजनिंग पेपर 2 में बार बार हर सब्जेक्ट में पूछा गया है, तो हमें इसको सॉल्व करने की अप्रोच के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती है असर्शन रीजनिंग को सॉल्व करने की, या फिर वी शुड नो दैट वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज राइट और रॉन्ग. सो वी शुड असर्टेन, एंड फॉर दैट वी नीड अ बेसिक नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट. ऑलराइट, नाउ हियर दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग disqualification of a member chosen as a house of parliament. A person shall be disqualified for being chosen as for being member of either house of the parliament if he holds any office of profit under the government. अब यदि आपको disqualification of members पता है, then you will be easily able to solve this specific question, क्योंकि disqualification का एक ground है holding any other office of profit. So since this is one of the ground, thus the assertion is absolutely correct. If pecuniary gain is receivable in connection with the office, then there should not become an office of profit, irrespective of whether such gains are actually promised or not. This is not true. There is nothing given regarding nature of pecuniary gain under the constitution as such, under any of the provision of the constitution as such. That is why this particular reasoning is absolutely wrong here. So the correct answer here would be option number 3, that is A is correct and R is incorrect. Alright, then कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है बाय सिलेक्टिंग द कोड गिवन बिलो. ठीक है, नाउ वी हैव 4 स्टेटमेंट्स हियर एंड वी विल हैव टू टेल यू कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. नाउ सी, पहला देख लेते हैं. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो हेल्ड होगा इन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of single non-transferable vote. ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है या फिर नहीं होता है? वील हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन योर. ओके, देन प्रेसिडेंट रिजाइन करता है बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द सीजीआई. ये हमको बताना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. नो रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस शैल बी मूव अनलेस एटलीस्ट 30 days notice has been given to him. This is nowhere mentioned. This is also not mentioned. It is mentioned that the president may take, the article relates to the oath taking ceremony of the president. It's nothing कि वो किसको एड्रेस करके अपना रेजिग्नेशन देगा. ठीक है,
Then this is also not correct in light of the provisions of the Indian Constitution. Then vice president shall, notwithstanding with the expiration of his term, continue to hold office until the successor enters. This is true in light of the articles of Indian Constitution. So here the answer would be option number 2, which simply states that A, B, C are incorrect, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो statements है वो यहाँ पर incorrect है. So here the correct answer will be option number B for this specific question. Then, which of the following case is not related to theory of basic structure? Theory of basic structure was given in the landmark case of Keshav Nanda Bharti, which simply states that everything under the constitution is amendable, but it should not affect the basic structure of the Indian constitution. अब कौन सा केस जो है इसमें वो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है. मिनर्वा मिल्स, वामन राव, एल चंद्रा, ये तीनों केसेस जो हैं ये जुडिशियल रिव्यू के बेसिक स्ट्रक्चर होने या ना होने की वैलिडिटी को लेकर रिलेटेड केसेस हैं. बट द फोर्थ केस, दैट इज टीके रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, दिस इज नॉट अ केस रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. So this will be the correct answer here. Thus, I was telling you before also, you will have to cover the landmark cases on the important topics. ठीक है, मुझे लैंडमार्क केसेस ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एग्जाम में बार बार राउंड द कॉर्नर एक ना किसी फॉर्मेट में पूछा ही जाता है. देन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट? किस केस के अंदर पावर नहीं होती है पार्लियामेंट के पास कि वो स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सके? नो, जनरली द पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सेंट्रल लिस्ट और ऑन अ टॉपिक गिवन इन द कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. Now here the correct answer would be according to the provisions in the interest of public interest if it is so declared by Council of States. It's mentioned, यदि काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं कर सकता, बट द टॉपिक शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. व्हाई? बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, the state legislature will have the authority to legislate law. So option number D would be the correct answer here. Nothing is given about consent of 2 states or international agreements या फिर इमरजेंसी जब ऑपरेशन में होगी तो क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. तो हमसे पूछा है पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होगी. So the option number 1, 2 and 3 is not the correct answer. Option number 4 is the nearest correct answer for this specific question. All right. Then again, assertion and reasoning, it's a question from administrative law. Administrative law जो है वो branch है of public law in contradiction to private law. Now this is given here. ठीक है. Now this is true. Administrative law जो होता है वो public law है. Public law in the sense administrative authorities को किन principle से govern होना है ये हमें administrative law बताता है. ठीक है. Administrative law जो है वो primarily deal करता है with relationships of individual interests. This is wrong. Since it's a public law, ठीक है, it's a public law, it does not designate or deals with the relationship of two private individuals. Rather, it works as to how the administrative authorities have to take कौन से प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करेगी ये दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में. सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट बिकॉज द असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बट द रीजनिंग इज नॉट करेक्ट हियर. So the correct answer here will be option number C for this question. Then, in which of the following case the Supreme Court of India has ruled that when the selection process consists of only a voice over test without any written examination, no limit need to be imposed on prescribing marks for the interview. This is also a case which is related to administrative law principle. All right. And the correct answer here is option number 2. AP State Financial Corporation versus CM अशोक राजू के अंदर ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था. अब ये कोई बहुत लैंडमार्क केस नहीं है, बट ये जिस ईयर में क्वेश्चन आया था ये तब का कंटेम्प्रेरी जजमेंट है. ठीक है. सो बाय दिस लॉजिक आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू विल हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी जजमेंट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ आल्सो, बिकॉज दे माइट आल्सो क्रॉस योर वे इन द एग्जामिनेशन. So you should be prepared and you should be ready for solving these kinds of contemporary. You should be able to solve questions like this and remember the names of the judgment which are contemporarily very important or which have laid on a new kind of principle in itself. All right. Then कौन से statements जो है वो correct है, कोर्ट decide करना है. ठीक है. It's again an administrative law question. तो कौन सा कोर्ट correct है हमें बताना है. Absolute discretion is a ruthless master. This is absolutely correct.
Discretion cannot be the sole ground of taking a decision at all. So this statement is correct. Then, where reasonable conduct of government official is expected, the criteria of reasonableness is subjective and not objective. This is wrong. क्राइटेरिया ऑफ रीजनेबल जो होता है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है. सो हियर द करेक्ट आंसर, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देन every action of the executive government must be informed with excuse and should be arbitrary. This is also wrong. Every action should be non-arbitrary in nature and it should have valid and reasonable reasons attached to it. All right. So this is also a wrong statement in itself. Then exercise of discretion is an inseparable part of sound administration. This is a true statement with respect to administrative principles. So here the correct answer would be option number D for this question. That is only A and D are correct because B and C are incorrect options. तो हमें उस कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होगी तो हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कॉमन सेंस लगा के अप्रोच कर पाएंगे. ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर, इसमें से क्या इनकरेक्ट है? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ. ठीक है, इसमें से क्या इनकरेक्ट है हमसे पूछा है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड टू हैजार्डियस वेस्ट है. दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज नॉट रिलेटेड टू हैजार्डियस वेस्ट. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉलिटिव प्रिंसिपल जो है वो एसेंशियल फीचर्स है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. दिस इज ट्रू एंड दिस प्रिंसिपल हैज बीन रीइटरेटेड इन सो मेनी लैंडमार्क केसेस, जैसे वेलोर सिटीजन्स वाला केस है या फिर MC मेहता वाला केस है. तो बहुत सारे लैंडमार्क एनवायरमेंटल लॉ केसेस के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल को रीइटरेट किया गया है. स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को हम मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरमेंट कहते हैं. दैट्स डैम ट्रू बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी प्रिंसिपल वाज लेड डाउन इन द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ 1972 itself. So that's absolutely true. Then no state has a right to use or permit the use of its territory so as to cause injury by fumes in the territory of another. This is the principle of strict liability. किसी को भी अपने premises को ऐसे नहीं use करना होता है. So this is also true. So here the correct answer would be option number A. Since we have been asked that which is the incorrect answer here. So here the correct answer will be option number A for this specific question. Then the state is the trustee of all natural resources which are by the nature for the public use and enjoyment. That legal system includes the public trust doctrine as a part of jurisprudence. कौन सा specific case है जिसमें public trust doctrine को पहली बार कोर्ट ने कौन से केस ने specifically public trust doctrine को reiterate किया था कोर्ट ने? So we have been given 4 options here and we have to mark the correct answer. Now see, although the principle was laid down in the case of MC Mehta versus Kamal Nath, in the case of MC Mehta versus Kamal Nath, ठीक है, बट यहाँ पे हमें उसका ऑप्शन नहीं दिया है. ठीक है, इट्स नॉट MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स MC मेहता वर्सेस कमलनाथ. यहाँ पे हमें उसका ऑप्शन नहीं दिया है. तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A बिकॉज दिस इज द सेकेंड लैंडमार्क केस आफ्टर MC मेहता वर्सेस कमलनाथ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन. ठीक है, तो हमें और पॉसिबल लैंडमार्क केसेस के बारे में एक बेसिक और फॉर्म नॉलेज होनी चाहिए. देन विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस. देन again an assertion and reasoning based question. Assertion: it is the duty of the state to devise and implement a coherent and coordinated program to meet its obligation of sustainable development. ये state का duty होता है and this is true. ठीक है, this is true in nature क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर कर सके कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारे ऑब्लिगेशंस मीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं. Adherence to the principle of sustainable development is now a constitutional requirement. This is also true. We have protection of environment as a kind of fundamental right, as a kind of DPSP, which is enforced on the state to ensure that whether we achieve the sustainable development goals or not. Plus, we have a fundamental duty also in regard of the protection of environment. So, both of them are true and both of them are related to the concept of sustainable development. So, here the correct answer would be option number A for this question. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. So, here the correct answer would be option number A for this specific question. Then, that's it for this specific video. Alright, so we have a test or we are going to conduct a All India CLAT PG Comprehensive Course Scholarship Test which will be held tomorrow, that is 24 July 2020. You may register for it and you get a chance to win
scholarship up to 100% for this particular course. So if you are willing to write CLAT PG in the near future for this upcoming December 2022 2023 ka attempt, so I would suggest you to appear for the test. That will help you to test your knowledge also, and you might get a chance to avail scholarship also for our course. All right, so do appear for the test, register for it, and prepare well, study well, and let us know if you wish to have something extra on UGC net or CLAT PG for that matter. And all the best, students. Thank you so much, and that's it for this specific video.